नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आपका विशेष दीप जीके क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आजकल देखा गया कि एसएससी है, रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीसीएस है, उनमें क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि आप एक लूसेंट की बुक लो या उसका ओवरव्यू ले लो या कहीं से नोट्स पढ़ लो तो आप कहीं ना कहीं जीके के क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन पिछले कुछ पेपरों को उठा के देखो, काफी डीपली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए ताकि हम एक एक पॉइंट को समझ सकें। तो ये ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है और इसमें हम कवर करेंगे गंगा रिवर, गंगा नदी को। अब कई बच्चों की पढ़ी भी होगी गंगा रिवर, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको महसूस होगा कि आपने गंगा रिवर को लेकर कुछ नए पॉइंट सीखे हैं। ठीक है, तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करता हूं मैं गंगा रिवर की। गंगा, ठीक है, यहां से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज रिवर? व्हाट इज रिवर? क्योंकि जब आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हो तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, डेफिनेशन ज्यादा पूछता है कि रिवर क्या है, व्हाट इज रिवर, नदी क्या है। तो याद रखना, ए नेचुरल वाटर फॉलोइंग कोर्स। ठीक है, हिंदी के अंदर प्राकृतिक पानी की बहती हुई धारा, मतलब जो नेचुरल तौर पर पानी की धारा बह रही है उसी को क्या बोलते हैं, रिवर बोला जाता है। अगर यहां पर हम नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल लगा दें, नेचुरल की जगह आर्टिफिशियल लगा दें तो फिर ये डेफिनेशन किसका बन जाएगा, फिर ये डेफिनेशन बन जाएगा कैनल का, यानी कि नहर का। ठीक है, तो प्राकृतिक जो धारा होती है बहती हुई उसे क्या बोला जाता है, रिवर बोला जाता है। अब हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस रिवर के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यानी कि फायदे। तो नदियों के क्या फायदे? सबसे पहला फायदा सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये पीने के पानी का स्रोत है। हिंदी वाले बच्चे, ये पीने का पानी का स्रोत है। ठीक है, साफ पानी का ये स्रोत है। सेकंड क्या फायदा है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो ये बेनिफिट हमें किससे होता है, नदी से होता है। थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं नदियों के ऊपर जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फोर्थ फिश, मछली प्राप्त होती है। फिफ्थ सैंड प्राप्त होता है यानी कि रेत भी प्राप्त होता है। सिक्स ये यहां से स्टोन भी प्राप्त होता है यानी कि पत्थर, कुछ मूल्यवान पत्थर होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रिवर्स के बेनिफिट्स है, एडवांटेज है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, फिश, सैंड एंड स्टोन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस समय, गंगा के सामने क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो गंगा की प्रॉब्लम्स को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो इन दिनों में हर नदी के सामने एक ना एक प्रॉब्लम है, लेकिन गंगा के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है? गंगा के सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो आपने याद रखना है, लार्जेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम, ठीक है, डैम से हमें फायदा हो रहा है लेकिन नदियों को नुकसान हो रहा है। आप सभी को पता है, नदियों का पानी रोक दिया जाता है डैम बनाकर, जिससे नदी जो है एक क्षेत्र तक सीमित रह जाती है। तो लार्जेस्ट डैम। सेकंड क्या प्रॉब्लम है गंगा की, वेस्टेज या वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड। हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, वो आजकल किसमें डाला जाता है, नदियों में, खास करके गंगा में बहुत ज्यादा डाला जाता है। ठीक है। थर्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन,
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये गंगा सबसे ज्यादा फेस कर रही है। कानपुर आते आते गंगा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड गंगा कहां पर है? कानपुर में। और इसके अलावा प्लास्टिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ गंगा के लिए ही नहीं, भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक। तो ये है जो गंगा की मेजर प्रॉब्लम। फिर से हम देखते हैं, पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है? लार्जेस्ट डैम। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो क्या है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सबसे ज्यादा कहां पर है? कानपुर पे है। और फोर्थ जो है प्रॉब्लम क्या है, तो वो याद रखना है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो भारत की हर नदी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है रिवर्स को लेकर। गंगा की हम शुरुआत करते हैं और गंगा के एक एक फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। गंगा लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। गंगा को सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर भी कहा जाता है। सेल्फ प्योरीफाइड रिवर, तो याद रखना गंगा को सेल्फ प्योरीफाइड रिवर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि गंगा जल खराब नहीं होता, तो इसे सेल्फ प्योरीफाइड रिवर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण इसका पानी खराब नहीं होता। और बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये कई बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है। ठीक है, और ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक समझ आया होगा। अब गंगा कहां कहां से क्रॉस होती है? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, और बिहार के बाद छोटा सा भाग आता है झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। यानी कि गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है झारखंड को लेकर कि झारखंड से गुजरती है या नहीं। तो जो झारखंड का ऊपर वाला भाग है वहां हल्का सा टच करती है, लगभग 5 किलोमीटर के इलाके को ये क्रॉस करती है। वहां से आपने याद रखना है कि भारत के कितने राज्यों को क्रॉस करती है, तो ये 5 राज्यों को क्रॉस करती है और 25 किलोमीटर की लंबाई है। बड़ा आसान है, 5 राज्य है, 5 को 5 से गुना किया, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो देखते हैं गंगा किस तरह से बढ़ती आगे। भारत में एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है गंगोत्री, पहला ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। और दूसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है सतोपंथ। ध्यान से सुनो, पहले ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री, और दूसरे ग्लेशियर का क्या नाम है? सतोपंथ। इस गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। मैं सतोपंथ थोड़ा ऊपर बना दूंगा और यहां पर एक ग्लेशियर लगभग यहां करके सतोपंथ, और वहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा।
तो ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, तो याद रखना अलकनंदा, ठीक है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों नदियां कहां पर मिलेंगी? जहां ये मिलती है उसे कहा जाता है देव प्रयाग। क्या कहा जाता है? देव प्रयाग। यानी कि एक प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। और इसी देव प्रयाग पर दोनों नदियों के मिलने पर इन दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो आप ये कह सकते हो कि गंगा की शुरुआत कहां से होती है? देव प्रयाग से होती है। अब ध्यान से नोट करना जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यही बीच में से एक नदी और आती है, थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं उसे, मंदाकिनी। एक नदी आती है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी नदी आकर इस जगह पर मिलती है अलकनंदा। मंदाकिनी इस जगह पर आकर किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। और जहां ये अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ध्यान रखना, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन को क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग। गंगोत्री और अलकनंदा के मिलन को क्या बोला जाता है? देव प्रयाग। इसके अलावा कुछ और नदियां जो इसमें आकर मिलेगी। इस क्षेत्र से एक रिवर आती है, यहां से धौली गंगा, और ये आकर मिलती है अलकनंदा में। तो धौली गंगा किसमें आकर मिलती है? अलकनंदा में आकर मिलती है। और जहां ये अलकनंदा में आकर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन को क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को क्या बोला जाता है? देव प्रयाग, ठीक है। यहीं से एक नदी और निकलती है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है नंदाकिनी। ध्यान से नोट करना, वो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है और ये नंदाकिनी, और ये यहां आकर इस जगह में मिले। और इसे बोला जाता है, जो ये स्थान है, इस स्थान को बोला जाता है नंद प्रयाग। इसे बोला जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है पिंडारी, और ये भी किसमें मिलती है? जाकर अलकनंदा में ये मिलती है। और इस जगह को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो सबसे पहले इस यहां से निकलने वाले क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन आ जाए कि टोटल प्रयाग कितने हैं? टोटल प्रयाग है 5। कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को देव प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन को रुद्र प्रयाग कहते हैं। पिंडारी और अलकनंदा को कर्ण प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा को नंद प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा को विष्णु प्रयाग कहते हैं। यानी कि टोटल प्रयाग कितने हैं? टोटल प्रयाग बनते हैं 5। तो किन किन नदियों के मिलन से बनते हैं और कहां कहां बनते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। अब नदी बढ़ती है आगे और ये आ जाती है हरिद्वार। कहा जाता है कि गंगा पहली बार प्लेन्स में, यानी कि मैदानी भागों में कहां पर आती है? हरिद्वार में आती है। तो गंगा जो है प्लेन में कहां पर एंटर करेगी? हरिद्वार से एंटर करेगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं और यहां पर आएगा यूपी का एक मेन शहर
कन्नौज। कौन सा शहर आएगा? कन्नौज। ठीक है, सेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, इत्र की नगरी से जाना जाता है कन्नौज। मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये वो ही कन्नौज है। तो अब ध्यान से नोट करना है, यहां उत्तराखंड, क्योंकि ये जितने भी है बेटा याद रखना, ये जितना भी ग्लेशियर है ये सारे का सारा कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये जितनी भी नदियां कहां से आ रही है? उत्तराखंड से। तो यहां पर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है इसी क्षेत्र से, मैं यूके लिख रहा हूं, उत्तराखंड से, जिसका नाम है रामगंगा। तो सुना होगा ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो जो ये रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आकर गंगा में मिलती है। अब ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, देखो जो जो नदी गंगा में मिलेगी वो गंगा की बनती सहायक नदी, यानी कि ट्रिब्यूटरी। अगर आपसे पूछ ले कि रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कहां पर मिलती है? कन्नौज में मिलती है। पिंडारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। नंदाकिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है ना? तो ट्रिब्यूटरी याद रखना, जो नदियां ऊपर से मिलेगी वो आपने याद रखना है, उन्हें बोला जाएगा लेफ्ट साइड वाली, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी जो ऊपर से मिलेंगी, और जो नीचे से मिलेंगी उन्हें बोला जाएगा राइट साइड ट्रिब्यूटरी। तो यहां पर गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी, क्योंकि गंगा यहां पर बनती है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद ये हरिद्वार आई, फिर कन्नौज। तो यहां पर गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रामगंगा, जो कहां पर आकर मिलती है? तो याद रखना, वो आकर मिलती है कन्नौज। आगे बढ़ेंगे और यहां पर आएगा प्रयागराज। जिसका पुराना नाम है इलाहाबाद या अलाहाबाद, अब प्रयागराज कर चुके हैं। ठीक है, अब गंगा के साथ एक नदी का और नाम आता है यमुना। यमुना भी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री से इधर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदरपुंज। बंदरपुंज। तो यमुना कहां से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुंज से निकलती है। ठीक है, और यहां से ये निकलेगी बंदरपुंज से, याद रखना। दिल्ली आएगी, हरियाणा की यमुनानगर आएगी, बंदरपुंज से निकली, उत्तराखंड क्रॉस होती हुई हरियाणा के यमुनानगर में आई। यमुनानगर से आगे ये कहां पर आ जाती है? दिल्ली में आ जाती है, और दिल्ली में आते आते फिर ये आगे आती है। ठीक है, और यूपी में एक शहर आता है इटावा। कौन सा शहर आता है? इटावा। ध्यान से सुनना, ठीक है, इटावा। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ पहाड़। जनापाऊ पहाड़ लगभग मध्य प्रदेश में यहां पर है नीचे। इस जनापाऊ पहाड़ी से नदी निकलती है चंबल, सुना होगा सभी। जनापाऊ पहाड़ी से नदी निकलती है चंबल, और चंबल रिवर इटावा में कहां आकर मिल जाती है? यमुना में। तो ध्यान से नोट करना, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। अगर आपसे पूछ ले कि चंबल नदी किसमें मिलती है, तो यमुना में मिलती है। यमुना में कहां पर मिलती है? इटावा में मिलती है। और चंबल कहां से निकलती है? जनापाऊ से निकलती है। चंबल किसके लिए फेमस है? अपने बीहड़ के लिए फेमस है, अपने सुनसान के लिए फेमस है। एसएससी में क्वेश्चन आया था और बड़ा अजीबोगरीब ढंग से पूछा गया प्रश्न है कि अगर आपका घड़ियाल देखने का मन कर रहा है तो आप कौन सी नदी पर घूमने जाओगे? तो याद रखना चंबल। सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। तो ये कहां पर मिलती है? इटावा में मिलती है, ये याद रखना, अपने बीहड़ के लिए फेमस। आगे यूपी में ये एक जगह है हमीरपुर। अब यमुना कहां पहुंच गई? हमीरपुर पहुंच गई। तो याद रखना विंध्याचल एक पर्वत है, विंध्याचल। ज्योग्राफी में आप आगे पढ़ोगे। विंध्याचल, यहां से एक नदी निकलती है बैतूल।
और ये बैतवा नदी हमीरपुर में आकर किसमें मिल जाती है? यमुना में। यानी कि चंबल भी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, जो इटावा में मिलती है। बैतवा भी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, जो कहां मिलती है? हमीरपुर में। मैं आपको बता दूं, मैं आपको गंगा का बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं आपका बेस क्लियर कर दूं, तभी मैं आगे हाई लेवल पर चल पाऊंगा। तो मैं ये बेसिक डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन। और अगर आपको जीके में कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, जनरल साइंस, तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 8968460308 पर, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। तो बैतवा भी किसकी सहायक होगी? यमुना की सहायक होगी, ठीक है। और यहीं पर ये आगे जाकर यमुना किसमें मिल जाती है? प्रयागराज में। तो यमुना किसकी सहायक होगी? गंगा की सहायक होगी। बैतवा किसकी सहायक होगी? यमुना की सहायक होगी। चंबल किसकी सहायक होगी? यमुना की सहायक होगी। और इलाहाबाद में क्या लग गया? ये मिल गई, और इसीलिए इलाहाबाद में क्या लगता है? कुंभ। कितने सालों के बाद? 12 सालों के बाद। सुना होगा ना, कुंभ। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी आगे जाती है। बनाने को मैं मैप पहले भी बना सकता था, और मैप बना के आपको सीधा बता सकता था, लेकिन साथ साथ मैप बनाऊंगा तो आपका जो फोकस है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक शहर आता है गाजीपुर, और इस साइड एक लेक है, फुलर लेक। वुलर नहीं, फुलर। इस फुलर लेक से एक नदी निकलती है और गाजीपुर में आकर मिलती है। यहां नदी का नाम है गोमती। सुना होगा। तो गोमती कहां से निकलती है? फुलर लेक से निकलती है। और कहां पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। किस में मिलती है? तो गंगा में मिलती है। तो गंगा की सहायक कौन सी हुई? गोमती। आगे बढ़ते हैं, और नदी फिर थोड़ी सी आगे गई, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद अगली जो जगह आएगी वो आएगी छपरा। छपरा बेटा बिहार, लालू प्रसाद यादव जी सुना होगा, उन्हीं का क्षेत्र है छपरा, बिहार, ठीक है। अब याद रखना, यहां पर 2 ग्लेशियर है। इस ऊपर वाली साइड एक मिलाप ग्लेशियर, ये नेपाल के क्षेत्र में है। कहां पर है? नेपाल। ग्लेशियर का क्या नाम है? मेलाप ग्लेशियर है। याद रखना, क्या नाम है? मेलाप ग्लेशियर है। और दूसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है भारवाचुंग। नाम भी बड़े अजीबोगरीब है, भारवाचुंग। ये दूसरा ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर कौन सा है? मेलाप। दूसरा भारवाचुंग। यहां से एक नदी निकलती है शारदा, जिसे काली रिवर भी कहते हैं। कौन सी रिवर? काली। ये काली रिवर का डिस्प्यूट हमारा नेपाल के साथ चल रहा है। ये आगे मैं कभी फिर आपसे क्लियर करूंगा, ठीक है। याद रखना है कौन कौन सी है। तो याद रखना, यहां से शारदा रिवर निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? मिलाप से। और दूसरा कौन सा? दूसरा है भारवाचुंग। और यहां से निकलती है इस तरह से 2 नदियां, ध्यान से नोट। और यहां पर एक जगह आती है बाराबंकी। प्लेस का क्या नाम है? बाराबंकी। बाराबंकी प्लेस का नाम है, ठीक है। भी याद रखना। नदी की बात करें तो ये घाघरा नदी है। ये शारदा है, ये घाघरा है। ये मिलाप से निकलती है, ये भारवाचुंग से निकलती है। दोनों कहां पर मिलती है? बाराबंकी में मिलती है। और फिर ये दोनों आगे जाकर कहां मिल जाती है? छपरा। क्लियर? सारी नदियां, मिलाप ग्लेशियर है, भारवा ग्लेशियर है। यहां से शारदा नदी निकलती है, इसी को काली कहते हैं। यहां से घाघरा नदी निकलती है। और हमारा डिस्प्यूट चल रहा है किसके साथ? नेपाल के साथ। कौन सी नदी को लेकर? ये जो शारदा रिवर यानी कि काली, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं क्योंकि थोड़ा मेरे को मैप बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। अब याद रखना, नेपाल से एक नदी और निकलती है, गंडक। सुना होगा। और ये गंडक नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक।
और यहां आकर ये किसमें मिल गई, गंगा में मिल गई। ठीक है, यहां आकर ये किसमें मिल गई, गंगा में मिल गई। ये आपने याद रखना है। तो गंगा किसकी सहायक है, गंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर है गोसाई धाम, नेपाल। गोसाई धाम कहां पर है, नेपाल में। यहां से एक नदी निकलती है गोसाई धाम से, कोसी। पेपरों में सुना होगा। और ये बिहार में पटना के पास, कहा, पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, सॉरी पटना के पास नहीं, गाजीपुर के पास मिलती है। सॉरी गलती होगी। ठीक है, माफी चाहूंगा। और ये मिलती है कहां पर, गंगा। प्रश्न बहुत बार सुना होगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन निकलती कहां से, गोसाई धाम से। पटना तो यहां रह जाता है, तो मैं बताना भूल गया। पटना यहां रह जाता है। और मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, एमपी, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी, इस पहाड़ी से दो नदी निकलती है, नीचे की तरफ जाती है नर्मदा। सुना होगा। प्रश्न ऐसे आएगा कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिससे दो नदियां निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, नीचे की तरफ नर्मदा चली गई। इसी नर्मदा के ऊपर भारत का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है इस समय। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो आगे वो आगे सोन रिवर है। और ये सोन रिवर गंगा में मिल जाती है, कहां पर जाकर, पटना में जाकर। फिर से क्लियर कर लेना, अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, नीचे की तरफ नर्मदा, ऊपर सोन। सोन मिल जाती है गंगा में, पटना के पास जाकर। और नर्मदा चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। और गुजरात में इसी नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा डैम। अब आगे जाकर गंगा दो भागों में बन जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो है ये गंगा ही कहलाता है। और ये नीचे वाला जो भाग है ये हुगली कहलाता है। हुगली नदी सुना होगा। इस हुगली नदी पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, फरक्का डैम। कौन सा डैम, फरक्का। अगर आपसे पूछे कि फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। अगर हुगली ऑप्शन में ना हो तो गंगा भी टिक कर सकते हो आप। ठीक है, फरक्का। इसी हुगली नदी के किनारे शहर बसा है, कौन सा, कोलकाता। और ये जो बीच का क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, हुगली और गंगा के जो ये बीच का क्षेत्र है, इसे ही कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, गंगा और हुगली के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। इसके बाद गंगा चली जाती है अपने बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ऊपर से आकर ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आपको वो सारा क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे मिलती है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दिया है। यानी कि आप ये बोल दो जीरो पर बेसिक नॉलेज दिया भी मैंने आपको, ये याद रखना। वो सारे के सारे पॉइंट में क्लियर करूंगा A to Z। ठीक है, और जब गंगा कहां चली जाती है, जब गंगा बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। और इस तरह से गंगा चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। हाँ, आगे जाकर इसमें ब्रह्मपुत्र का मिलन भी होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 में मैं आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा, तो तब आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर है जो क्लियर हो जाएगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है गंगा रिवर का। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़नी है, नदी पढ़नी है, तो इस तरह से पढ़नी है ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपका कवर करूंगा ब्रह्मपुत्र के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।